सेपरेट करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेस है। टोटल कितने प्रोसेस है सिलेबस में? 11 प्रोसेस है कि अगर मिक्सचर है तो उसको हम किस किस मेथड से सेपरेट, मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट की क्या क्या प्रॉपर्टी में वेरी होता है। जैसे मान लो A+B 2 रिएक्टेंट है, मिल करके बनाते हैं C। तो जो A की प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है B की प्रॉपर्टी से, और वो डिफरेंट होती है C की प्रॉपर्टी से। तीनों की प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है। और ये C क्या बना है? एक मिक्सचर बना है, ठीक है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि इस फॉर्म में जो पाया जा रहा है इसको हम सेपरेट करें, इसको हम इसको हम डिवाइड, मतलब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें जो जैसे दो चीज़ पाया जा रहा है, मान लो जैसे चौक डस्ट है और पानी है। हम चाहते हैं कि पानी और चौक डस्ट को अलग करें, ठीक है, क्योंकि पानी के हमको यूज़ है, चौक वाला पानी थोड़ी पियेंगे, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि चौक और पानी जो है उसको अलग करें, दोनों मिक्सचर है। तो उसके लिए हम वेरियस टेक्निक का यूज़ करते हैं, जो बहुत सारे मेथड है, अलग अलग मेथड, तो वो आज हम पढ़ेंगे। फिर क्या बोल रहा हूँ, देखो, क्योंकि लैब में और इंडस्ट्री में जो यूज़ होती है वो, अब जैसे हम अपने डेली लाइफ में चौक वाटर थोड़ी यूज़ करते हैं, हम तो सिंपल प्लेन वाटर यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास मान लो अगर चौक वाटर है तो हम कैसे उस चौक वाटर को यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए उसको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, तो किस में वेरी करता है, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, साइज, मैग्नेटिक, मतलब ये सारी चीज़ जो वोलेटिलिटी, मतलब वोलेटिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, साइज, सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीज़ क्या लिखा हूँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट होगा और ये मिक्सचर है। तो ये और इसमें डिफ़र क्या करता है, क्या क्या में डिफ़र होता है, ये सारी चीज़ों में डिफ़र होता है, ठीक है। जैसे चौक वाटर की डेंसिटी अलग होगी और वाटर की डेंसिटी अलग होगी, समझ में आया ना। तो ये सारी चीज़ में ये होता है। वोलेटिलिटी क्या होता है, जो वोलेटाइल होते हैं तुरंत, जैसे आपने पेट्रोल को फेंका तो पेट्रोल क्या होगा, तुरंत वोलेटाइल, तुरंत उड़ जाएगा, वो पानी जल्दी नहीं उड़ेगा कंपेयर टू पेट्रोल, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप के मिक्सचर पढ़ने वाले हैं? 3 टाइप के। मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड, अगर 2 सॉलिड का मिक्सचर है, अगर मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड गैस, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे, और थर्ड है मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड का अगर मिक्सचर है तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे। ये वेरियस प्रोसेस को अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहला जो हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो है सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, ठीक है। सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, जैसे मान लो नमक और चीनी का मिक्सचर है, ठीक है, नमक और सैंड का मिक्सचर है, शुगर और सैंड का मिक्सचर है, तो ये दोनों सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो वो दोनों सॉलिड मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो 3 मेथड हम यूज़ करेंगे। पहला मेथड जो है यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, दूसरा मेथड है सब्लिमेशन का, और तीसरा मेथड है मैग्नेट का। तो सबसे पहले यूज़ करते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, कंटेनर में पानी भरा हुआ है और आपने क्या किया, आपके पास 2 सॉलिड के फॉर्म में, मिक्सचर के फॉर्म में है। कौन कौन पाया जा रहा है, शुगर और सैंड, दोनों, है ना। हमको तो शुगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों को उठाएंगे, पानी में डाल देंगे। अब फिर इसको स्टीर करेंगे, ऐसे करके जोर जोर से इसको मिलाएंगे, तो क्या होगा, शुगर पानी में मिल जाएगा, ठीक, सैंड नहीं मिलेगा। अब इसको क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन सैंड तो इसमें रह गया ऐसे रेसिड्यू, उसको क्या करेंगे, ये कंटेनर कैसे उठा करके, ये कॉनिकल फ्लास्क होता है, इसमें फिल्टर पेपर होता है। आप देखे होंगे, अब लैब में आप जा करके देखना, एक फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, चाहे नेट में भी सर्च करना, आपको फिल्टर पेपर मिल जाएगा। ये कॉनिकल फ्लास्क ऐसा होता है, ठीक है। उसको इसमें ऐसे रख देंगे, फिर ये सॉल्यूशन को इससे पास कराएंगे, फिर यहाँ पर कंटेनर लगा देंगे, तो यहाँ पर हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसका सॉल्यूशन मिलेगा, वाटर और शुगर का, ठीक है। ये सॉल्यूशन हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, वाटर और शुगर जो सॉल्युबल होती है ना। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर वाटर क्या है, वाटर सॉल्वेंट है, मतलब जिसमें हम जिसको सॉलिड को मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। फिर से सुनो, वाटर क्या है, यहाँ पर वाटर है सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या करते हैं, हम उसमें 2 सॉलिड को मिलाए, कौन से सॉलिड को, शुगर और सैंड। तो ये तो नहीं मिला, ये मिल गया, फिर इसको इससे पास कराए तो नीचे में सॉल्यूशन रह गया। वाटर एंड शुगर दोनों सॉल्युबल है, तो फिर क्या हो गया, सैंड इनसॉल्युबल था। फिर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों की जो सॉल्युबिलिटी है डिफर है। किसकी सॉल्युबिलिटी डिफर है, किसकी सॉल्युबिलिटी डिफर है बताओ। एक तुम्हारा वाटर में शुगर तो मिल जाता है, सैंड नहीं मिलता है, तो डिफरेंस है दोनों की सॉल्युबिलिटी में, डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी। तो फिर फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो सैंड रेसिड्यू के फॉर्म में रह जाएगा, RESIDU, ये रेसिड्यू लिखा हूँ, ठीक है, ये रेसिड्यू के फॉर्म में रह जाएगा। फिर शुगर सॉल्यूशन को क्या करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर इसको फिल्टर पेपर को लगा दिया ऐसे, तो इसके ऊपर सैंड रह गया और नीचे में क्या बच गया, यहाँ पर जो कंटेनर में है इसमें रह गया तुम्हारा
शुगर सॉल्यूशन। फिर उसको इवापोरेट कर देंगे, मतलब उसको गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी उड़ जाएगा, ठीक है ना, पानी उसका उड़ते जाएगा, ऐसे मतलब इवापोरेट कर जाएगा। तो नीचे में क्रिस्टल के फॉर्म में क्या रह जाएगा, शुगर। तो हमने क्या कर लिया, दो सॉलिड मिक्सर को सेपरेट कर लिया, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा हूँ, देखो क्या है। इसी तरह अगर सॉल्ट और सैंड भी रहता तो भी सेम प्रोसेस से करते, क्योंकि सैंड सॉल्ट जो होता है वो पानी में क्या होता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। अगर नमक भी रहता शुगर के जगह में तो सेम प्रोसेस से करते जो यहाँ पर किया गया है। उसी तरह अगर मान लो एक नोट मैंने लिखा है कॉपर सल्फेट, CuSO4 को क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट। AlCl3 को क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। और पोटास आलम, ये सारे क्या है, पानी में सॉल्यूबल होते हैं, पानी में मिल जाते हैं। लेकिन कार्बन और सल्फर पानी में इनसॉल्यूबल होते हैं, पानी में नहीं मिलते। आपसे क्वेश्चन में ऐसा आता है आपके एग्जाम में ऐसा आता है क्वेश्चन कि दो दिया गया है, सैंड और सल्फर है, तो आप कौन सा सॉल्वेंट का यूज़ करोगे। तो अगर आपके पास सैंड है, सल्फर है, तो आप जो सॉल्वेंट का यूज़ करोगे, मतलब जैसे यहाँ पर सॉल्वेंट पानी था, तो यहाँ पर सॉल्वेंट आपको पानी नहीं लेना है, क्योंकि पानी में दोनों नहीं मिलता है, दोनों रह जाएगा, उसमें मिलता नहीं है, ठीक है। तो आप पानी नहीं ले सकते हो यहाँ पर, तो क्या लोगे, आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है कार्बन डाइसल्फाइड। एक अलग केमिकल है जो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कार्बन डाइसल्फाइड। क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड में, ध्यान से सुनना, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर मिक्स हो जाएगा। तो सल्फर मिक्स हो गया, सैंड मिक्स नहीं हुआ, फिर वही फिल्टर पेपर से पास करके फिर अलग प्रोसेस है आगे। तो ज़रूरी नहीं है कि मिक्स, आपको दो चीज़ को सेपरेट करना है तो एक ही मेथड होगा, डिफरेंट मेथड हो सकता है। जैसे यहाँ पर पहले इसको ये करना पड़ा, मतलब इसको पहले सॉल्यूशन बनाना पड़ा, फिर क्या करना पड़ा इसको, फिर इसको फिल्टर करना पड़ा, फिर क्या करना पड़ रहा है, फिर एवोपरेशन करना पड़ रहा है। तो मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने स्टार करके लिख दिया, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। सैंड और सल्फर को कैसे, दोनों वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों मिक्स हो जाते हैं। फिर लिखा सॉल्युबल जो होता है ना, शुगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, शुगर क्या होता है, सॉल्युबल इन अल्कोहल बट सॉल्ट पानी में, सॉल्ट अल्कोहल में नहीं मिलता, नमक अल्कोहल में मिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसके बारे में आप हायर लेवल में पढ़ोगे क्यों नहीं होता, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है, सॉल्यूशन में पढ़ोगे आगे आप। तो आप क्या बोल रहा हूँ मैं, शुगर सॉल्युबल है अल्कोहल में, लेकिन सॉल्ट सॉल्युबल नहीं है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉल्ट अगर है, शुगर है और कार्बन है, तीनों क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में, लेकिन सल्फर क्या होता है, सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में। तो अगर तुम्हारे पास मिक्सचर इसका है, किसका, सल्फर और सॉल्ट का, सल्फर और शुगर का, सल्फर और कार्बन का, या सबके साथ सल्फर है, मतलब सल्फर अगर रहे तो आप कार्बन डाइसल्फाइड ऐसे यूज़ कर सकते हो सॉल्वेंट। क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड में अगर सल्फर जाता है तो वो सल्फर उसमें मिक्स हो जाता है, ठीक है, वो उसमें मिक्स हो जाएगा। और अगर मिक्स हो गया तो सॉल्युबल बोलेंगे। सॉल्वेंट का मतलब क्या बताए, जो सॉल्वेंट है जिसमें हम मिला रहे हैं सॉलिड को, जैसे पानी सॉल्वेंट हो गया और चीनी सॉल्यूट है, ठीक है ना। पानी क्या है, सॉल्वेंट, और जो चीनी मिला रहे हैं वो क्या है, सॉल्यूट, ठीक है। चलो अब सब्लिमेशन पढ़ते हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, सॉलिड को अगर हम हीट कर रहे हैं, मान लो सॉलिड को अगर हीट किए तो वो अगर वेपर बन गया और फिर इसको कूल किए तो फिर वो सेम स्टेज में अपना आ गया, मतलब ऐसी सॉलिड, जैसे आप एमोनियम क्लोराइड को अगर आप हीट करोगे तो डायरेक्टली वेपर बन जाता है। तो जो सॉलिड जिसको हीट करने से वो वेपर बन जाता है उसको हम सबलाइम कहते हैं, जैसे अभी एक एग्जांपल पढ़ेंगे। और जो सब्लिमेट क्या होता है, सबलाइम का मतलब हो गया जिसको हीट करने से वेपर बन गया और फिर उसको ठंडा अगर किए तो फिर वो इनिशियल स्टेज में आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेट, ठीक है। जैसे ये सारी चीज़ क्या होते हैं, सबलाइम है। कहने का मतलब, जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हो, आपके पास एक मिक्सचर है सोडियम क्लोराइड का और एल्युमिनियम क्लोराइड का। एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3। ये सबलाइम है, मतलब इसको हीट करने से ही उड़ेगा, और ये सबलाइम नहीं है, दोनों का मिक्सचर है। दोनों को क्या किया, यहाँ से देखो, ये चाइना डिश में इसको रखते हैं, यहाँ वायर गेज होता है, इसके ऊपर रखे, ये चाइना डिश कांच का एक प्लेट होता है, उसमें बहुत सारे क्या है, मिक्सचर है दोनों का, सोडियम क्लोराइड का और एल्युमिनियम क्लोराइड का। और ये
उल्टा करके इन्वर्टेड फनल है, ये समझ रहे हो, फनल ऐसा था, इसको मैंने ढक दिया ऐसे करके इसके ऊपर, और यहाँ पर कॉटन का प्लग लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, ये जैसे ही हीट इसको मिलेगा तो मिक्सचर को, तो एल्युमिनियम क्लोराइड उड़ने लगेगा, सब्लाइम है, तो उड़ करके वाइट वेपर बनाता है और जा करके वॉल में जा करके चिपक जाता है ऐसे करके यहाँ पर। तो ये प्योर AlCl3 है। फिर आप क्या करो, इसको उठा करके साइड कर दो, ऐसे ठंडा कर दो उसको, तो फिर क्या मिल गया तुमको, प्योर AlCl3 अलग हो गया। NaCl जो कॉमन सोल्ट जिसका नाम है, सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, कॉमन सोल्ट कहते हैं, वो इसमें रह जाएगा, क्योंकि ये सब्लाइम, ये उड़ करके कहाँ जाएगा, इसमें चिपक जाएगा ऐसे करके। अब ये तो फनल था ऐसे करके, उसको उठा करके ऐसे निकाल करके ऐसे रख दो, ठंडा कर दो, तो फिर से लिक्विड बन जाएगा वो, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में था वो। समझ में आया ना। याद रखना, जैसे सॉल्ट को अगर तुम गर्म करते हो तो वो सब्लाइम नहीं है, सॉल्ट उड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं कि सॉल्ट को गर्म करे तो सॉल्ट चला गया, समझ रहे हो, डिसअपेयर नहीं होगा, वो रहेगा। आयरन फिलिंग को गर्म करने से वो मेल्ट होगा, वो उड़ेगा नहीं, वेपर उसका नहीं बनता है, चौक डस्ट का भी नहीं बनता है। लेकिन ये सारी चीज़ें, आयोडीन हो गया, कैम्फर हो गया, कैम्फर को हीट करो, वो डायरेक्टली लिक्विड भी नहीं बनेगा, डायरेक्टली उसका वेपर बनता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे सब्लाइम है, और ये सब्लाइम नहीं है। और सब्लिमेट किसको कहते हैं, जब वो वेपर बना, उस वेपर को जैसे इसको ठंडा कर देंगे अभी, तो ये क्या बन गया, सब्लिमेट बन गया, ठीक है, पहले जैसा आ गया। एंथ्रासीन भी याद रखना एग्जाम्पल है, एंथ्रासीन, नैप्थलीन, ये सारे क्या है, ये सारे को हम सब्लिमेशन प्रोसेस से यूज़ करते हैं। स्टूडेंट एक थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं फिर से बता देना चाहूँगा, ये NaCl और AlCl3 दोनों सॉलिड है, दोनों कैसा सॉलिड है, और उसको मैंने पानी में मिलाया है, मतलब दोनों मिक्सर है, और दोनों को किस में मिलाया है, पानी में। पानी सॉल्वेंट है यहाँ पर, और ये दोनों क्या है, सॉल्यूट है। अब जब इसको हीट करेंगे तो AlCl3 जो है वो क्या है, वो तुरंत वेपर बनाएगा डायरेक्ट, तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है, इस पर चिपक जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। देखो, सॉल्ट, शुगर और कार्बन इनसॉल्युबल होते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में। कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है C2S। तो कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स कौन होता है, सल्फर। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सल्फर किस में मिक्स हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड में, बाकी ये सारे चीज़ मिक्स नहीं होते। नेक्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। कुछ एग्जाम्पल ये सारे सब्लिमेशन प्रोसेस से, इस अगर ये किसी के साथ मिक्सचर में है तो हम ये सारे को सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। कौन कौन से, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, ठीक है। क्या होता है, सॉलिड को हीट करते हैं, वेपर बनता है, कूल कर देंगे, सब्लिमेट बन जाएगा, मतलब फिर से क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो जो सॉलिड वेपर बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, सब्लाइम, और जो वेपर के फॉर्म में है, फिर वेपर को अगर ठंडा कर देंगे तो वही फिर से बन जाएगा सॉलिड, तो इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेट। एक एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर ये लैब में आप कर सकते हो, ये वायर गेज है, यहाँ पर ऐसे करके हीट दे रहे हैं, इसके ऊपर चाइना डिस्क रखा हुआ है, ठीक है, कांच का एक छोटा सा ऐसे प्लेट होता है, उसमें दो सॉलिड का मिक्सचर है। सॉलिड के मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन कौन है, दो सॉलिड मिक्सचर किसके हैं, सोडियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड के। तो जब हम इसको हीट करेंगे ना, तो क्या होगा, ये सब्लाइम होता है, मतलब ये उड़ने लगेगा, ये पहले वेपर बनाएगा अपना। तो AlCl3 और NaCl दोनों सॉलिड फॉर्म में थे, ये वेपर बनाया, वाइट कलर का वेपर बनाता है, और ये वाइट वेपर जा करके ये जो फनल है, ये जो फनल है ना, इन्वर्टेड फनल है, इस तरह का ये चाइना डिश है, इसमें रखा हुआ है दोनों, और यहाँ से इसको गर्म कर रहे हैं। तो क्या होता है, इसको हम ढक करके ऐसे रखते हैं, या कॉटन का प्लग लगा देते हैं, तो ये वाइट वेपर जा करके इसमें चिपक जाता है ऐसे करके, फिर इसको हम सेपरेट कर देते हैं, तो फिर हमें फिर कूल कर देंगे, तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, प्योर AlCl3 यहाँ पर हमको मिल गया, ठीक है। याद रखना, ये सब्लाइम नेचर का होता है, मतलब सॉलिड से डायरेक्टली वेपर बनता है, और ये नहीं बनता है। कुछ एग्जांपल ये भी है, जैसे नोट लिखा हो, इंपॉर्टेंट बात याद रखना, सॉल्ट को अगर हीट करने से सब्लाइम नहीं होता है, आयरन फिलिंग, चौक, ये सारे सब्लाइम नहीं है। मतलब आयरन को तुम अगर हीट करोगे ना, आयरन के पाउडर को, तो वो आयरन का वेपर नहीं बनाएगा, तो आयरन का वेपर नहीं बनाएगा, वो डायरेक्टली वो सब्लाइम नहीं है। और जो वेपर बनाता है वो क्या होते हैं, सब्लाइम। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपका आएगा। नेक्स्ट जो मेथड है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है। आप इसको समझ सकते हो बहुत ही इजीली, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या होता है। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने दो चीज़ का पाउडर लिया, सल्फर पाउडर और आयरन पाउडर,
ठीक है। तो अब तुम जानते हो जो आयरन, कोबाल्ट और निकल के जो एलिमेंट होते हैं, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं वो मैग्नेट की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये हॉर्सशू मैग्नेट है। अगर इस हॉर्सशू मैग्नेट को बार बार इसके अंदर डिप करेंगे इस तरह से पाउडर में, तो सल्फर क्या होता है, इससे नहीं चिपकता है, लेकिन आयरन पाउडर इससे चिपक जाएगा। तो ऐसे बार बार करेंगे तो आयरन पाउडर से पूरा सेपरेट हो गया। तो सल्फर और आयरन पाउडर दोनों सॉलिड है, और सॉलिड सॉलिड के मिक्सर को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है। तो हम बार बार ऐसे डिप करेंगे निकालेंगे, ऐसे करेंगे निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सल्फर और आयरन सेपरेट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे ह्यूमन आई में फैक्ट्री में जो लेबर मजदूर काम करते हैं उसके आंखों में मान लो इस आयरन पार्टिकल चल जाते हैं, तो डॉक्टर जो यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं, और आंखों से वो आयरन के पार्टिकल्स को निकाल लेते हैं, क्योंकि आयरन के पार्टिकल्स मैग्नेट में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। फिर है आयरन फिलिंग्स और कार्बन का अगर मिक्सचर है, आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के पाउडर या आयरन के छोटे छोटे स्क्रैप्स और कार्बन के साथ मिला हुआ है, तो कार्बन तो मैग्नेट से चिपकता नहीं है, तो ये नहीं चिपकेगा, ये चिपक जाएगा तो सेपरेट हो गया। उसी तरह आयरन फिलिंग्स और सैंड, सैंड भी मैग्नेट से नहीं चिपकता है, तो वो भी सेपरेट हो जाएगा। फिर सॉ डस्ट, जो लकड़ी की जो डस्ट होती है ना, कारपेंटर लोग भी यूज़ करते हैं, लकड़ी में जो डस्ट पाया जाता है उसमें आयरन नेल्स अगर होंगे, तो वो अगर मैग्नेट आयरन नेल्स के पास जाएगा तो सॉ डस्ट तो मैग्नेट से नहीं चिपकेगा, लेकिन आयरन की नेल उसमें चिपक जाएगी, तो सेपरेट कर सकते हैं। इंडस्ट्री में भी इम्प्यूरिटी जो होती है उसको मैग्नेट के हेल्प से हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी हम इसका यूज़ करते हैं इम्प्यूरिटी जो रहती है, तो उसको भी हम, ठीक है, मैग्नेट की तरह, मैग्नेट से उस इम्प्यूरिटी में जो भी आयरन के स्क्रैप पाए जाएंगे उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। अब है ये स्क्रैप आयरन को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि क्रेन जो होती है ना, क्रेन इंडस्ट्री में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं। मान लो ये क्रेन है, ठीक है, क्रेन में जानते हो ऐसे नीचे जाता है, ऐसे उठाता है, तो क्रेन में क्या लगा देते हैं, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब इससे करंट जाएगा तो ये मैग्नेट है, करंट नहीं जाएगा तो मैग्नेट नहीं है। तो ऐसे करके लिए क्रेन को नीचे किए, अब इसमें से करंट ऑन कर दिए इधर से, तो करंट जा रहा तो ये मैग्नेट है, पूरा उठा लिए, उसमें सारे अपने आप जितने भी आयरन के स्क्रैप होंगे वो सारे इसमें चिपक जाएंगे। फिर ऐसे करके उठाए, दूसरी जगह गए, फिर स्विच को ऑफ कर दिए, तो जैसे स्विच को ऑफ कर दिए, स्विच को ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब मैग्नेट नहीं बनेगा, तो ये मैग्नेट नहीं है, तो सारे आयरन के स्क्रैप नीचे गिर जाएंगे। तो एक जगह से दूसरी जगह हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रेन, जो हम सेपरेट करते हैं आयरन के जो वेस्ट स्क्रैप होते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड। जैसे अगर आपके पास कोई एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है और आप चाहते हो उसको सेपरेट करना, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है और आप चाहते हो उसको सेपरेट करना, जैसे चॉक और वाटर, चॉक सॉलिड पार्टिकल्स है और वाटर लिक्विड पार्टिकल है। सैंड हो जाए, सैंड है और वाटर है, तो सैंड सॉलिड पार्टिकल है और वाटर क्या है, सैंड पार्टिकल, सॉरी लिक्विड है वाटर। तो उसमें हम ट्रिक बनाए हैं CCDEF, ये सारे प्रोसेस, क्या बोला, CCDEF, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन एंड फिल्ट्रेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को समझने के लिए आपको फ़िल्टर पेपर समझना होगा। जैसे अगर मैं आपको एक दिखाऊं एग्जांपल, जैसे अगर एक फ़िल्टर पेपर कैसा होता है, आप इसको लैब में देख सकते हो, पेपर होता होगा, इस तरह का पेपर होगा, उसमें मिलियंस ऑफ टाइनी होल्स रहते हैं, ठीक है, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो होल्स रहते हैं ये किस पे डिपेंड करता है कि हम जिसको उससे फिल्टर करना चाहते हैं उसकी साइज पे, उसकी सॉलिड की साइज पे। जैसे अगर सैंड को हम फिल्टर करना चाहते हैं तो फिल्टर पेपर की जो टाइनी होल्स है, अगर हम सैंड और वाटर को अगर हम फिल्टर करना चाहते हैं तो ये टाइनी होल्स जो इसमें होती है उसकी साइज़ डिपेंड करती है, क्योंकि ये सॉल्यूट के साइज़ पे डिपेंड करती है जो इम्प्योरिटी के फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। तो फिल्टर पेपर को कैसे करते हैं, इस तरह से ऐसा कोन बना लेते हैं, ठीक है, आपके लैब में कराया जाएगा, ये इस तरह से कोन टाइप बना देते हैं ऐसे, और फनल रहता है, फनल, ठीक है, इस तरह का शेप का फनल रहता है, उसमें ऐसे कर देंगे, फिर इसमें से डाल देंगे लिक्विड। तो जो सॉल्यूबल रहेगा वाटर में, जो जैसे मान लो ऐसा है कि चॉक और वाटर है, ठीक है, तो वाटर इससे क्या हो जाएगा, फिल्टर पेपर से नीचे पास हो गया,
और जो पास हो जाता है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो पास नहीं हुआ उसको हम रेसिड्यू कहते हैं। तो चौक पार्टिकल क्या कहलाएगा? रेसिड्यू। ठीक है, चौक पार्टिकल क्या कहलाएगा? रेसिड्यू। और जो पास हो गया उसको हम क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट। ठीक है, तो फिल्टर पेपर के बारे में समझ में आया। फिल्टर पेपर से वाटर पास हो सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन पास हो सकती है, ऑयल भी पास हो सकता है। ठीक है, ETC। चौक पार्टिकल्स एंड सैंड नॉट पास, क्योंकि चौक पार्टिकल बड़े होते हैं, वो होल्स छोटे होते हैं, तो उसमें आके फंस जाते हैं और नीचे नहीं आ पाते, लेकिन पानी इजीली पास हो जाती है। फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। फिल्टर पेपर में क्या होता है कि इनसॉल्युबल जो रहते हैं, उसमें जो पानी में जो सॉल्युबल नहीं है वो उससे फिल्टर, मतलब वो रेसिड्यू के फॉर्म में रह जाते हैं। इनसॉल्युबल को सेपरेट कर देता है वो फिल्टर पेपर, वही लिखा हो यहाँ पर। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। चौक वाटर अगर हम यूज़ करते हैं, पार्टिकल जो रह जाता है उसको हम रेसिड्यू कहते हैं। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है आपको बताए थे हम, जैसे चौक वाटर और सैंड वाटर, ये सारे क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस नहीं है। आपको नेकेड आई से दिखाई देता है चौक और पानी का मिक्सचर, तो उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सिर्फ फिल्टर पेपर ही यूज़ नहीं होता है फिल्टर करने के लिए, वायर मेश भी यूज़ होता है, पीस ऑफ कॉटन भी यूज़ होता है, कॉटन के लेयर, कुछ क्लोथ भी यूज़ होते हैं, कपड़े का भी यूज़ करके हम फिल्टर कर सकते हैं, लेयर ऑफ सैंड भी कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा होगा कि वाटर को हम फिल्टर करते हैं लेयर ऑफ सैंड से। ठीक है, हम अपने घर में भी फिल्टर का, वाटर फिल्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया पानी में रहती है उससे फिल्टर होकर के वो नहीं आ पाती है पानी में। फिर सिटी में जो गटर पाए जाते हैं, जिससे पानी सुएज वाटर जिससे पास होती है, उससे मेटालिक फ़िल्टर लगा रहता है। वो फ़िल्टर क्या करता है ना, चॉकिंग, मतलब जो जाम अगर हो जाते हैं तो फ़िल्टर चेंज करना पड़ता है, मतलब वो रोक देता है, नहीं तो फिर पूरा सीवेज लाइन क्या हो जाएगा, गटर पूरा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ऐसी इनसॉल्युबल सॉलिड जो होता है, जो लिक्विड में मिक्स होता है, जैसे मिट्टी की पानी को ले लो, मिट्टी पानी जो होती है ना, वो क्ले पानी में मिली हुई है, हम चाहते हैं कि क्ले को अलग कर दे और पानी को अलग कर दे। ठीक है, तो हम इसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को, क्योंकि क्ले तो सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, तो ये दोनों के मिक्सचर को हमको सेपरेट करना है। ठीक है ना, ये दोनों के मिक्सचर को हमको सेपरेट करना है, तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को यूज़ करेंगे। वॉशिंग मशीन में भी यूज़ होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखे होगे ड्रायर जो होता है, ठीक है ना, उसमें हम क्या होता है, कपड़ा वगैरह सूख जाता है, वो उसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है। और आप क्या कैसे समझ सकते हो इसका एक अच्छा एग्जांपल, जैसे ये एक मशीन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐसे करके टेस्ट ट्यूब कैसा होता है, इस तरह का होता है टेस्ट ट्यूब। इसमें मान लो क्ले वाटर है। ठीक है, क्ले वाटर है मतलब मिट्टी की पानी है, इसमें मिट्टी भी है पानी भी मिक्स है, तो उसको हम ऐसे करके लगा देंगे। ये एक प्लेन में, मतलब ये ऐसे करके नहीं है, ऐसे करके है, इसमें पानी है, मतलब पानी नहीं, एक मशीन है, ये इस तरह से गोल गोल घूमेगा और यहाँ लगाने का होता है, ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, तो ये गोल 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 इस तरह से घूमेगा। तो स्पीड से घूमेगा ना, तो क्या होगा, क्ले भारी होता है पानी के कंपैरिजन में, डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो लास्ट में चला जाएगा, दूर की तरफ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी इधर मुड़ती है, मान लो गाड़ी ऐसे चल रही है, गाड़ी इधर मुड़ती है, तो तुम अपोजिट साइड मुड़ते हो, समझ रहे हो ना। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है बाहर की तरफ लगने वाली फोर्स, बाहर की तरफ। ठीक है, तो और सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर की तरफ। कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में घूमता है तो दो तरह के फोर्स लगते हैं, जैसे अगर गोल गोल घुमा रहा हूँ मैं रस्सी से ऐसे बांध करके, तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और जो उस ऑब्जेक्ट पे बाहर की तरफ फोर्स लग रही है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आप ऐसा समझो, ये सिस्टम ऐसे करके मशीन है, ये ऐसे करके रखा गया है, यहाँ पर लगा दिए टेस्ट ट्यूब, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब, यहाँ पर ऐसे, इसको जोर से घुमाएंगे, मतलब इसको जोर से ऐसे करके घुमाएंगे, ये गोल गोल घूमेगा स्पीड, हाई स्पीड से। तो मिट्टी और पानी, क्ले जो होती है ना, वो क्ले क्या होगी, नीचे की तरफ चले जाएगी, मतलब इस साइड में क्ले आ जाएगी और पानी यहाँ रह गई। ये ऐसे करके नहीं है, ये ऐसे है, टिल्टेड है, इस प्लेन में है, लेकिन बनाना से तो ऐसे बना है, ऐसे है। ठीक है, तो क्ले अलग हो गया, पानी अलग हो गया, फिर हम सेपरेट कर सकते हैं।
ठीक है। क्रीम फ्रॉम मिल्क को भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। मिल्क को अगर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में जोर से घुमाते हैं तो क्रीम हल्का होता है, क्रीम ऊपर आ जाता है, वही लिखा हूँ यहाँ पर, क्रीम ऊपर आ जाता है, मिल्क नीचे रह जाता है, ठीक है। तो हम इससे भी अलग कर सकते हैं, मिल्क से क्रीम निकाल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। आप चाहो तो मिक्सर में भी इसको ट्राई कर सकते हो। दूध को लेना, पैकेट वाला दूध को मिक्सर में डाल देना, उसको घुमा देना जोर से, ठीक है। तो जोर से घूमेगा ना, जितनी क्रीम रहेगी ना ऊपर आ जाती है दूध की, नीचे मतलब थोड़ा उसका वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है, क्रीम ऊपर आ जाता है, क्रीम लाइटर होता है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि आप कैसे मिक्सर को आप सेपरेट कर सकते हो। जो इनसॉल्युबल सॉलिड है लिक्विड में पाया जाता है, जैसे क्ले, अगर आप सोचोगे कि चीनी और पानी का मिक्सचर है उसको सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर दे तो वो आप नहीं कर सकते हो। आप मिट्टी और पानी के मिक्सचर को आप अलग कर सकते हो, क्योंकि मिट्टी पानी में पूरी तरह से घुलती नहीं है। चीनी तो पूरी तरह घुल जाएगी, बोलोगे सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं, चीनी अलग पानी अलग, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप क्या कर सकते हो, सस्पेंड मतलब अलग कर सकते हो। सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स का मतलब होता है जैसे क्ले सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल से जो पानी में पाया जाता है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। उसको ही क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स। जो क्ले क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स। ब्लड में भी है ना, ब्लड में से ब्लड सेल और प्लाज्मा को अगर अलग करना है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन से मेथड से यूज़ कर सकते हैं। ये जो लिखा हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, कहने का मतलब कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर मोशन में घूम रही है, अगर उसकी मास m है और वो v वेलोसिटी से घूम रही है, ये सेंटर है, तो इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ r होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, mv²/r। m होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ कवर कर रही है, v होता है स्पीड, कितनी स्पीड से, तभी तो ज़्यादा स्पीड से घुमाएंगे तो ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो टेस्ट ट्यूब में वाटर और क्ले दोनों था, क्ले भारी था, नीचे की तरफ चल जाएगा, ऊपर आगे की तरफ कौन रह गया, आगे की तरफ रह गया तुम्हारा वाटर। तो ये था तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगेशन। चलो नेक्स्ट प्रोसेस है इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है, जैसे मान लो अगर ऐसे सॉल्युबल सॉलिड है जो पानी में डिज़ोल्व फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे नमक है और पानी है, दोनों नमक और पानी डिज़ोल्व्ड है कि नहीं, उसमें मिला हुआ है, नमक पानी में पूरी अच्छी तरह से मिला हुआ है। अब तुम उसको जब हीट करोगे, ठीक है, तो पानी उड़ जाएगा और नीचे क्या रह गया, नीचे रह गया या तो शुगर या तो सॉल्ट। अगर सॉल्ट वाटर है तो सॉल्ट रह जाएगा, शुगर वाटर है तो शुगर रह जाएगा, वाटर इवापोरेट कर जाएगा। डीमेरिट ये है कि जो उड़ जा रहा है, जो इवापोरेट हो जा रहा है, जो वेपराइज हो जा रहा है, वो तो गया, ठीक है ना। तो ये भी एक डीमेरिट है, लेकिन ये भी एक प्रोसेस है जिससे हम सॉलिड और लिक्विड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या कर रहे थे, सेंट्रीफ्यूगेशन में हम जो डिज़ोल्व नहीं था उसको हम सेपरेट कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो डिज़ोल्व है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इवापोरेशन मेथड से। इवापोरेशन में क्या होता है, जैसे वाटर और सॉल्ट है, वाटर इवापोरेट हो गया मतलब उड़ गया, वेपराइज हो गया, ठीक है, और लिक्विड इजीली वेपराइज हो जाता है, सॉलिड रह गया यानी सॉल्ट रह गया, ठीक है। हम चाहे तो इसको रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं, 3-4 दिन लगेगा, घर में पानी और नमक मिला करके 10 दिन तक छोड़ दो, पानी धीरे धीरे करके रूम टेम्परेचर पे भी सूख जाएगा, ठीक है, तो नीचे सॉल्ट रह जाएगा, पर बहुत टाइम लेगा। लेकिन हीटिंग करके करेंगे, अगर गर्म करके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, वही लिखे बट बाय हीटिंग क्वेश्चन मार्क, मतलब जल्दी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल बताया गया है कि एक बर्नर है, इस तरह से चाइना डिस्क लिया गया, उसमें मिक्स है लिक्विड और सॉल्ट। जब हम इसको गर्म करेंगे नीचे से बर्नर की हेल्प से, तो ये गर्म होने से वाटर इवापोरेट होने लग गया, नीचे रह गया सॉल्ट, ठीक। सी वाटर का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, सी वाटर को अलग से, जैसे सी के वाटर को क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, उससे आपको पता होगा सन की रे से उसको सेपरेट करके रखते हैं अलग अलग जगह में, तो सी वाटर उड़ जाता है, रह जाता है। CuSO4 का नाम होता है कॉपर सल्फेट, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा क्यों इसका नाम पड़ा कॉपर सल्फेट, सिर्फ अभी जान लो कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है। तो कॉपर सल्फेट जिसका दूसरा नाम होता है ब्लू विट्रोल, कॉमन नेम है, ठीक है, इसका ब्लू विट्रोल, इसको भी हम यूज़ करते हैं इवेपोरेशन से। फिर पोटास आलम हो गया, ये सब एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकता है, पोटास आलम, पोटेशियम नाइट्रेट फ्रॉम देयर वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन जैसे मान लो अगर पानी में पोटास आलम मिला हुआ है, पोटास आलम, आलम नहीं, पोटास एलम अगर मिला हुआ है, फिटकरी, ठीक है, फिर तुम्हारा पोटेशियम नाइट्रेट अगर मिला हुआ पानी में मान लो,
तो जो पानी में मिली हुई सॉल्यूशन होती है उसको हम एक्वेस सॉल्यूशन कहते हैं। समझ गए? एक्वेस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे पोटास आलम को अगर हम पानी में मिला दिए तो उसका सॉल्यूशन बन गया, दोनों मिक्स हो गया, सॉल्युबल है पोटास आलम वाटर में, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ पोटास आलम। अगर हम मान लो पोटेशियम नाइट्रेट को पानी में मिला दिए तो क्या बोलेंगे, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। अगर हम चीनी को मिला दिए तो क्या बोलेंगे, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। क्योंकि वाटर अगर सॉल्वेंट रहता है, ध्यान से सुनना, अगर वाटर सॉल्वेंट रहता है और उसमें हम शुगर मिलाते हैं तो वो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्वेस सॉल्यूशन। एक्वेस यानी वाटर एज ए सॉल्वेंट। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एक बार इवेपोरेट हो गया है फिर उसको हम इस मेथड से रिकवर नहीं कर सकते, जो उड़ गया सो उड़ गया गया। ठीक है ना। अब क्या है, जैसे कार्बन C2S को बोलते हैं कार्बन डाई सल्फाइड। कैसे इसका नाम पड़ा नेक्स्ट चैप्टर में आपको पता चलेगा। और सल्फर है तो C2S इवेपोरेट कर जाएगा अगर इस दोनों का मिक्सचर है, ये सॉल्युबल होता है इसमें। C2S क्या होता है, कार्बन डाई सल्फाइड में सल्फर सॉल्युबल होता है। जब आप गर्म करोगे तो C2S उड़ गया, नीचे क्या रह गया, सल्फर। तो सल्फर को आप सेपरेट कर सकते हैं, जो रह जाता है उसको रेसिड्यू कहते हैं। ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखा हूँ, डिजॉल्व सब्सटेंस वी गेट बट बेचारा लिक्विड इवेपोरेट। जो डिजॉल्व है वो रह जाता है, जैसे तुम्हारा पोटास आलम अगर है तो वो रह जाएगा। अगर तुम्हारा सल्फर और C2S सॉल्यूशन अगर है, मान लो दोनों का मिक्सचर है, तो ये रह जाएगा सल्फर, लेकिन उड़ कौन जाएगा, लिक्विड। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा टर्म लिखा है। और एक चीज़ याद रखना, इंक जो होता है ना, इंक जो आप यूज़ कर रहे हो, इंक किससे बनता है, वाटर और कलर डाई से। कलर डाई जो होता है वो सॉलिड होता है और वो वाटर में मिक्स के फॉर्म में होता है। अब अगर उस इंक को आप चाइना डिश में रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप उस इंक को ऐसे भी रख दोगे किसी प्लेट में, ठीक है, पेपर में मत रखना, प्लेट में रख देना, तो थोड़ा दिन बाद देखना वो इंक अपने आप सूख जाता है और वो डाई सॉलिड उसमें रह जाती है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है इवेपोरेट कराने के लिए आपको हीटिंग ही ज़रूरत है। अगर आप इसको मान लो हीट करोगे, अगर आपने चाइना डिश लिया, उसमें इंक डाल दिया और नीचे से बर्नर लगा करके उसको हीट कर रहे हो, तो कलर भी उड़ जाएगा, वाटर भी उड़ जाएगा, साथ साथ डाई भी उड़ जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन डिपेंड करता है कि कैसी सॉल्यूट उसमें मिलाई गई है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उस पर भी डिपेंड करता है। इसके सॉल्यूशन को ये करने की ज़रूरत नहीं है, नमक, चीनी, पानी, ये सब चीज़ को करने की ज़रूरत है, हीटिंग करने की ज़रूरत है, ताकि जल्दी हो जाए। रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है, बट इट टेक वेरी लार्ज टाइम। नेक्स्ट जो प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन देखो क्या होता है कि ये क्यों आया, क्योंकि इवेपोरेशन जो था उसमें कुछ डीमेरिट था। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो इम्प्योर सॉलिड होता है उसे मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में ऐड करते हैं। तो पानी में अपनी इम्प्योरिटी मिला दिया तो कुछ उस पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे, कुछ अनडिज़ोल्व रहेंगे। तो फिर उसको क्या करेंगे, जब हम फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर करेंगे, मतलब तो उससे क्या होगा, जो इनसॉल्युबल है, फिल्टर टू रिमूव इनसॉल्युबल पार्टिकल, जो उसमें पानी में मिले नहीं है वो तो इनसॉल्युबल, उसको हम अलग कर दिए। लेकिन ऐसे इम्प्योरिटी जो पानी में मिल चुके हैं, अब उस इम्प्योरिटी को पानी से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मतलब जो भी इम्प्योरिटी है उसमें, उसको हम कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये किए कि जो इम्प्योर सॉलिड था उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में ऐड करना है। फिर फिल्टर पेपर से इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेना है, मतलब अलग कर लेना है। अब जो हमारे पास जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है जिसमें इम्प्योरिटीज़ है, हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स को, उस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। कब तक हीट करेंगे, जब तक वो सैचुरेटेड स्टेट में नहीं पहुंच जाए। सैचुरेशन स्टेट का मतलब होता है कि आप उसको हीट कर रहे हो और आपके पास एक ग्लास रॉड है, आप बीच में डिप किए, काफ़ी गर्म हो गया, जब उसको बाहर निकाल रहे हो तो अगर ग्लास रॉड में उसके क्रिस्टल बनना फॉर्म हो गया है, तब आपको क्या करना है, स्टॉप कर देना है हीटिंग। ठीक है, जब ग्लास में क्रिस्टल फॉर्म होना स्टार्ट हो चुके हैं तब आपको स्टॉप कर देना है हीटिंग। फिर क्या करना है, इसको एकदम छोड़ देना है ठंडा होने के लिए।
कि जैसे जैसे ठंडा होगा टाइम के साथ अपने आप ठंडा होगा, और ठंडा होगा तो क्या क्रिस्टल के फॉर्म में हमको मिल जाएगा, प्योर क्रिस्टल फॉर्म एंड स्टिक टू द ग्लास रोड एंड इम्प्यूरिटी रिमेन डिजोल्व इन द सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जब ग्लास रोड इसमें लगा रहे हैं ऐसे करके निकाल रहे तो क्रिस्टल फॉर्म में इसमें रह गया, तो ऐसे करके जब उसको हम ठंडा होने छोड़ देंगे तो क्रिस्टल अलग हो जाएगा और डिजोल्व इम्प्यूरिटी जो रहेगा वो लिक्विड में ही रह जाएगा। ठीक है, यानी जो प्योर सब्सटेंस था वो क्रिस्टल बन गया और जो डिजोल्व इम्प्यूरिटी थी वो पानी के फॉर्म में ही, लिक्विड के फॉर्म में रह गई। एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट में हम यूज़ करते हैं वाटर सोल्यूबल सॉलिड, एग्जाम्पल कॉमन सोल्ट का भी यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बेटर टेक्निक है ना। एलम के लिए भी यूज़ करते हैं, पोटेश एलम के लिए भी यूज़ करते हैं, ये बेटर टेक्निक है इवेपोरेशन से। ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन में क्या हो रहा था, उड़ जा रहा था वो, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। अब देखो इसमें क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, अगर दो से ज़्यादा डिजोल्व सॉलिड प्रेजेंट है किसी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में तो हम क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज़ करते हैं। जैसे मैं क्या बोला कि दो से ज़्यादा डिजोल्व सॉलिड किसी में प्रेजेंट है, मतलब एक सॉल्यूशन है उसमें 2-3 इम्प्यूरिटीज़ है, आप चाहते हो कि उस इम्प्यूरिटी को अलग करें, सेपरेट करें, तो आपको क्रोमेटोग्राफी यूज़ करना पड़ता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें जो प्रिंसिपल यूज़ होता है वो ये है, सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। जो ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है, जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो ज़्यादा राइज करेगा। समझ गए? अभी और अच्छे समझाते। देखो जैसे ब्लैक इंक का मतलब ये मत समझना है कि ब्लैक इंक से ब्लैक कलर से बनता है, वो डिफरेंट डाइस नंबर, वेरियस नंबर ऑफ डाइस से, बहुत सारे डाइस, मतलब सॉलिड इम्प्यूरिटीज़ कह सकते हैं, सॉलिड कलर से बनता है, डिफरेंट कलर से बनता है, 3 कलर से बनता है ब्लैक कलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या किया गया है, एक पेपर लिया गया है जिसका नाम फिल्टर पेपर है। हम क्या करेंगे, अभी इस मेथड को अच्छे से समझेंगे। फिल्टर पेपर में 3 सेंटीमीटर एक ऐसा फिल्टर पेपर है, हमने क्या किया 3 सेंटीमीटर मार्क किया स्केल से और यहाँ पर एक लाइन बना दिया। अब क्या करेंगे, जो डाइज है, जो कलर है, मान लो ब्लैक कलर का एक छोटा सा स्पॉट यहाँ पर बना देंगे, फिर उसको सूखने के लिए रख देंगे। ठीक है, सूखने के लिए रख दिए, सूख गया वो। अब क्या करेंगे, इंक ड्राई हो गया यहाँ पर, फिर क्या करेंगे, इस पेपर को वाटर के सरफेस में लाएंगे। अब मान लो ऐसे करके इस पेपर को यहाँ लाए और पूरा टच नहीं कराना है, ठीक है, यहीं पर सेंटर वाला पार्ट रहेगा, तो ये पानी इसमें से ऊपर जाने लगेगा, कैपिलरी एक्शन के कारण ये पानी ऊपर जाएगा, वाटर राइज करेगा। समझ रहे हो? और जब वाटर राइज करेगा तो क्योंकि ये जो स्पॉट ड्राई जो सूख चुका था, इंक जो सूख चुका था, ठीक है, अब क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में डिफरेंट रेट से होगी। कहने का मतलब कोई इजीली वाटर में अच्छी तरह से वो डिजोल्व हो जाएगा और ऊपर फास्टर रेट से जाएगा। मैंने यहाँ लिखा है मोर सोल्यूबल डाई। ब्लैक कलर मतलब ये मत समझना कि सिर्फ ब्लैक कलर है, 3 डाई से बनता है, 3 डिफरेंट डाई से बनता है, सॉलिड डिफरेंट कलर से बनता है, 2-3 मिक्सर से ऐसा बनता है, समझ सकते हो। तो जो ज़्यादा सॉल्युबल होता है डाई, वो वाटर में क्या होगा, या तो स्पॉट बन चुका था, पानी यहाँ गया, अब ये फैलेगा ऐसे, तो जो ज़्यादा सॉल्युबल है वो ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो हमको 3 स्पॉट मिला, ब्लैक कलर का डाई से हमको, ब्लैक कलर के इंक से हमको 3 कलर मिला अलग अलग, ऐसा 3 स्पॉट बन गया मान लो। ठीक है, और जो ज़्यादा यहाँ पर क्या लिखा, मोर सॉल्युबल डाई जो होगा वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व फर्स्ट एंड राइजेस फास्टर, जल्दी से फास्टर राइज करेगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा, एंड प्रोड्यूसेस कलर स्पॉट एट हायर पोजीशन। मान लो इजीली जो डिसॉल्व कर चुका है वो कहाँ जाएगा, जैसे मैंने तुमको क्या बताया, यहाँ पर स्पॉट था, पानी यहाँ से आया, ठीक है, अब इसमें जो ये 3 चीज़ से बना है, तो जो पानी में सबसे जल्दी मिलेगा वो सबसे ऊपर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, राइजर फास्टर प्रोड्यूसेस कलर स्पॉट एट हायर पोजीशन, लेस सॉल्युबल जो रहेगा वो लेस राइज करेगा, जो सॉल्युबल ही नहीं हुआ बेचारा नीचे रह जाएगा। तो हमको डिफरेंट कलर्स में मिला है, और ये जो पेपर हमको मिलता है इसको फिर ड्राई करते हैं, और ये जो स्पॉट मिलता है, ये जो पेपर जिसमें स्पॉट रहता है, डिफरेंट कलर का स्पॉट रह गया, उसको हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। 3 डिफरेंट कलर मिल गया है। इसका यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं इस मेथड का, सेपरेशन ऑफ कलर सब्सटेंस, डाइस वगैरह है ना, पिगमेंट वगैरह में यूज़ करते हैं इसका। इस मतलब अगर हमको पता करना है कि कौन कौन से डाइस से मिल करके बना है ये, फॉरेंसिक लैब में भी यूज़ करते हैं कि पॉइजन वगैरह बॉडी में, जैसे ब्लैडर वगैरह में, गॉल ब्लैडर वगैरह में अगर मान लो पॉइजन भी गया है तो कैसा गया, ये फॉरेंसिक लैब में भी इसके यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन मेथड। इसके बाद पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब ये सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन मेथड क्या है, जैसे मान लो एक सॉलिड है सॉल्ट,
और वाटर है। आप सॉलिड जैसे सॉल्ट और वाटर में से अगर आपको सेपरेट करना है तो आप क्या कर रहे थे, इवेपोरेशन कर रहे थे। तो इवेपोरेशन से वाटर तो चला जा रहा था, सॉल्ट रह जा रहा था। तो इसमें हम चाहते हैं कि दोनों रहे, मतलब सॉल्ट भी रहे वाटर भी रहे, दोनों का लॉस नहीं हो, है ना। दोनों, एक तो चला जा रहा था इवेपोरेशन टेक्निक से तो लॉस हो जा रहा था, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि वाटर अलग हो जाए और सॉल्ट अलग हो जाए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक मेथड आया जिसका नाम था डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, लिक्विड को पहले हीट करते हैं। जैसे मान लो ऐसा होमोजेनियस लिक्विड है, जैसे मान लो सॉल्ट और वाटर है, उसको हम पहले हीट करेंगे। हीट करके क्या करें, बनाएंगे उसको वेपर। फिर उस वेपर बनेगा। हीट करने से क्या होगा, पानी को गर्म करने से वाटर वेपर बनता है। फिर उसको ठंडा करेंगे तो फिर लिक्विड बन जाएगा। यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। एक टर्म याद रखना, जैसे मान लो एक कंटेनर है, ये कंटेनर तुमको दिखाई दे रहा है, इसमें एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मतलब जैसे शक्कर और पानी दोनों का मिक्सचर कैसा होता है, होमोजीनियस है। और सैंड और पानी उसका मिक्सचर कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। तो ऐसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो एक चीज़ याद रखना आप कॉन्सेप्ट कि जो ज़्यादा वोलाटाइल होता है वो पहले वेपर बनता है। वोलाटाइल का मतलब जैसे आपके पास पेट्रोल है और वाटर है, दोनों का रोड पे ऐसे करके फेंक दो तो पेट्रोल ज़्यादा वोलाटाइल है, यानी वो पहले उड़ जाएगा, जल्दी वेपर बनाएगा कंपेयर टू वाटर। तो वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, जो जल्दी इवेपोरेट करता है, जल्दी वेपर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब ये जल्दी वेपर बना, फिर इसको कंडेंस कर देंगे। कंडेंस का मतलब होता है वेपर से लिक्विड बनाना। तो फिर हमको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ये मेथड को भी हम अच्छे से समझेंगे। ये डायग्राम आपके एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, बर्नर है, वायर गेज में रखा हुआ सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। एक मिनट। तो यहाँ पर क्या है, ये एक सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरह से एक कंटेनर में रखा गया है। इसके नीचे बर्नर है, ये वायर गेज के थ्रू रखा जाता है, ऐसे आग में थोड़ी रख देंगे, वायर गेज के थ्रू रखा गया, स्टैंड है ये। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो सॉल्ट और वाटर का है सॉल्यूशन, ठीक है। हम जब इसको हीट करेंगे तो वाटर क्या होगा, वाटर ज़्यादा वोलाटाइल है कंपेयर टू सॉल्ट, तो वाटर वेपर बनाएगा। देखो वाटर वेपर, यहाँ पर थर्मामीटर लगा देते हैं, ये क्लोज रहता है पूरा, यहाँ से वेपर बाहर नहीं निकल पाता, ये पूरा सील्ड रहता है, बाहर नहीं निकल पाता, इधर टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। अब यहाँ से जो वेपर बना है, ये वेपर यहाँ से पास होगा, ठीक है। अब ये वेपर यहाँ से पास हो गया, मान लो ये वेपर जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये वेपर जा रहा है, तो ये इस नैरो पाइप से वेपर क्या होता है, लिक्विड में बदल जाता है इसके थ्रू जब जाता है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ से हम पंप के थ्रू वाटर को इन करवाते हैं, ठीक है। पंप के थ्रू वाटर को यहाँ से इन कराएंगे और ये अपने आप आउट हो जाएगा। मतलब सिस्टम ऐसा है, यहाँ से पाइप है, इसके चारों तरफ एक बड़ा सा सिलिंड्रिकल ट्यूब है जिसमें पानी भरा हुआ है, और वो पानी कहाँ से आ रहा है, पंप से। तो पानी जाता है, इधर से निकलता है, फिर पानी वहाँ से पंप उठाएगा, फिर पानी इसमें भेजेगा, फिर करेगा। तो पानी पहले ठंडा रहता है, ठंडा गया, इसमें वेपर में तो हीट रहता है, स्टीम, जैसे रोटी बनाते हो तो गर्म निकलता है ना, रोटी को जैसे फोड़ते तो गरम गरम, वो वेपर है, समझ लो ऐसा आप। तो वो गर्म क्या हो जाएगा, पानी के कांटेक्ट में आके ठंडा हो जाएगा, तो उसकी एनर्जी कम हो गई, तो वेपर क्या बन जाएगा, देखो लिक्विड बन जाएगा, तो हमको प्योर वाटर मिल जाएगा। ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है, समझ गए। इसमें क्या होता है, ये डिजोल्व नॉन वोलाटाइल जो रहते हैं सॉलिड, उसको सेपरेट करते हैं हम डिस्टिलेशन मेथड से। ऐसे डिजोल्व जो नॉन वोलाटाइल सॉलिड, जैसे नमक क्या था, नॉन वोलाटाइल था, है ना, और डिजोल्व था पानी में, होमोजेनियस बना रहा था ना, पानी में अच्छी तरह से वो मिल गया था। अब उसको तुम हीट करोगे, ठीक है। डिजोल्व्ड नॉन वोलाटाइल सॉलिड को हम सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन मेथड से। मतलब क्या हुआ, जो डिजोल्व है अच्छी तरह से, नमक और पानी, इस नमक में पानी मिला हुआ तो डिजोल्व हो गया, और वो नॉन वोलाटाइल है, नमक थोड़ी उड़ता है, पानी उड़ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डिस्टिलेशन मेथड से यूज़ करते हैं। इवन हम दो मिसिबल लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट को भी सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन मेथड से। दो लिक्विड अगर है, मान लो अल्कोहल है और वाटर है, उसको भी आप सेपरेट कर सकते हो। दो मिसिबल लिक्विड है, दो आराम से मिक्स है, आपको देखने से नहीं लगेगा कि वो डिफरेंट है। दो मिसिबल का मतलब होता है जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो दो डिफरेंट मिसिबल को भी आप क्या कर सकते हो, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो, जो हम नेक्स्ट क्लास में, सॉरी इसके बाद अभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट है, इसके बाद टॉपिक जो है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। आप इसको कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अभी हम समझेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है और हम किसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो आप देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब क्या,
दो और दो से ज़्यादा लिक्विड है जो मिक्स फॉर्म में, जैसे वाटर और अल्कोहल दोनों मिक्स है, दोनों इस तरह से मिक्स होते हैं कि आप बता नहीं पाओगे कि अल्कोहल कहाँ है और वाटर कहाँ है, दोनों इस तरह से मिक्स होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब वो जो मिक्स होते हैं पूरी तरह ऑल प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं। और ऐसे मिक्सचर को हम क्या करते हैं, मिसिबल सॉल्यूट मतलब सॉल्यूशन। वाटर और अल्कोहल इस तरह से मिक्स हो चुके हैं, ऑल प्रोपोर्शन में मिक्स हो चुके हैं, इसलिए इस मिक्सचर को क्या कहेंगे, मिसिबल। दूसरा एग्जाम्पल है एसीटोन और वाटर। ठीक है, एसीटोन और वाटर ये भी मिसिबल सॉल्यूशन का या मिसिबल लिक्विड, दो मिसिबल लिक्विड या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वैसे अब हमको वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर है तो हमको उसको अलग करना है, तो जो मेथड का यूज़ करेंगे उस मेथड का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर अल्कोहल और वाटर है, दोनों के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होती है, दोनों की सेम बॉइलिंग पॉइंट नहीं होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो हम प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को हम अलग कर सकते हैं जिसकी दोनों की बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होती है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है डिफरेंट टेम्परेचर में दोनों बॉईल करेंगे, एक टेम्परेचर दोनों का डिफरेंट है बॉईल होने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, यहाँ मैंने बनाया है लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर जोन, और इसके बीच के टेम्परेचर को डिफरेंस को टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, एक मिनट। अब इस सिस्टम को हम अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, ऊपर में लो टेम्परेचर, नीचे में हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर के डिफरेंस को हम टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम को समझते हैं। अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट होती है 78 डिग्री। कहने का मतलब अल्कोहल 78 डिग्री में बॉईल हो जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दोनों का डिफरेंस है, दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉईल नहीं करता है। ये पूरा सिस्टम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बस यही वाला चीज़ का अंतर है, इसमें ग्लास बीड्स हमने डाल दिया है। कांच के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना, मतलब कांच कच्चे समझ लो, जो छोटे छोटे मार्बल्स होते हैं वो समझ लो आप, कांच के बीड्स, ग्लास बीड्स जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर हमने किसको रखा है, वाटर और अल्कोहल को, दोनों का मिसिबल मतलब ये दोनों मिसिबल है। यहाँ इसको वायर गेज के ऊपर रखे हैं, इस तरह से यहाँ बर्नर से इसको हीट कर रहे हैं। तो ये जो तुम्हारा वेपर बना है, दोनों गर्म होगा तो दोनों अपना वेपर बनाएगा, मिक्स फॉर्म में है। तो ये अल्कोहल और वाटर का वेपर है। वेपर तो बन चुका है, वेपर जाना चाहेगा ऊपर। जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ मैंने टेम्परेचर जोन बना दिया, तो यहाँ थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही ये यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा, ऊपर का टेम्परेचर कम है, तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ग्लास बीड्स को ये वेपर अपनी एनर्जी दे देगा। मतलब यहाँ पर वो 80 डिग्री में है तो ऊपर जाएगा तो क्या दे देगा, अपनी थोड़ी सी टेम्परेचर उसको दे दिया, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ये ठंडा था पहले से ग्लास बीड्स, और इस वेपर के कारण ये ग्लास बीड्स ठंडा गर्म हो गया। तो गर्म हो गया तो उसकी एनर्जी ले लिया गया, मतलब वेपर की एनर्जी ले लिया गया। तो वेपर फिर क्या हो जाएगा, कंडेंस, मतलब वो वेपर क्या बन जाएगा, लिक्विड, फिर बेचारा इसमें मिल जाएगा। इसी तरह से फिर हीटिंग तो कंटिन्यूसली चालू है, हीट हो ही रहा, फिर वेपर ऊपर गया। तो अभी तक तो 79 हो चुका था, फिर यहाँ तक 80 था, फिर यहाँ से वेपर गया, इसमें तो हीट नहीं देना पड़ा, ये तो 80 ही था, यहाँ 79 था, और थोड़ा ऊपर गया तो यहाँ पर हीट दिया। कौन, वेपर अपनी हीट इस ग्लास बीड्स को दे दिया, और जैसे ही वो अपनी हीट दे दिया तो वो वेपर कंडेंस हो जाता है। मतलब अपनी एनर्जी, जो गर्म वेपर था यहाँ जा रहा था, तो गर्म अपनी गर्मी जो उसके अंदर जो एनर्जी थी वो इस ग्लास बीड्स को दे दिया, तो ग्लास बीड्स गर्म हो गया और वो वेपर थोड़ा सा ठंडा हो गया, ऐसा समझ लो आप। तो ठंडा हो जाएगा तो फिर नीचे गिर जाएगा। तो आप ऐसे देखो तो यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस बन रहा है। तो मैंने यहाँ वही बनाया है कि नीचे में हाई टेम्परेचर, ऊपर में लो टेम्परेचर, फिर से अगेन हीटिंग तो कंटिन्यूसली चालू है। ऐसे करके फिर वेपर गया, ऑलरेडी ये ग्लास बीड गर्म हो चुका था 80 में, ये 79 में, ये 78 में। अब जो वेपर जा रहा है तो वेपर में दो तरह के वेपर, अल्कोहल और वाटर। तो अल्कोहल देखा जाए तो अल्कोहल तो आराम से 78 डिग्री हो गया, मतलब अल्कोहल का वेपर यहाँ से पास होने लगेगा।
वाटर नहीं पास होगा, क्योंकि वाटर को बॉईल होने के लिए 100 डिग्री चाहिए। यहाँ पर 78 डिग्री हो चुका है। तो 78 डिग्री जब ये पहले तो दोनों मिक्स फॉर्म में था, देखा जाए तो यहीं तक गया, फिर कंडेंस होकर के नीचे आया, फिर दोबारा जब अल्कोहल जा रहा था तो अल्कोहल को तो 78 डिग्री में वो वेपर बन चुका है। ये अल्कोहल यहाँ से पास होगा और ये कंडेंसर है। वाटर कंडेंसर में क्या करते हैं, एक साइड से लिक्विड पंप के थ्रू इन करवाए, ये पानी ठंडा था, ये वेपर में तो हाई एनर्जी रहती, गर्म रहती है, इस गर्मी को, इस एनर्जी को ये वाटर अपने में एब्जॉर्ब कर लिया और ये वाटर थोड़ा सा हीट हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा और ये ठंडा हो जाएगा वेपर। और जब वेपर ठंडा होता है तो लिक्विड बन गया। तो ऐसे करके हम कंटिन्यूसली, ये प्रोसेस चालू है कंटिन्यूसली 78 डिग्री, मतलब कंटिन्यूसली पहले कौन निकल जाएगा, अल्कोहल। तो हमने पहला फ्रैक्शन को अलग कर लिया, लिक्विड अल्कोहल हमको अलग मिल गया, किससे, वाटर से। इसको बोलेंगे पहला फ्रैक्शन, फर्स्ट फ्रैक्शन। हमने अभी तक रुका नहीं, हमने कंटिन्यूसली प्रोसेस को चालू रखा है, यहाँ से कंटिन्यूसली हीट दे रहे हैं। पूरा अल्कोहल पहले निकल गया, टेम्परेचर मेजरमेंट कर लिए कि 78 डिग्री है, तो हमको ऐसा लगा कि हाँ भाई अभी अल्कोहल हो रहा है। जैसे ही इससे ज़्यादा टेम्परेचर होने लगा, मतलब 100 डिग्री जैसे ही हुआ, उसके बाद जो लिक्विड आपको मिल रहा है वो लिक्विड वाटर होगा। तो हमको पहला फ्रैक्शन मिला अल्कोहल का, और दूसरा जो ये मतलब कंटेनर है जिसमें हमने लिक्विड के फॉर्म में कलेक्ट कर लिया अल्कोहल, दूसरा इसी तरह कंटेनर लगाएंगे, उसमें हम कलेक्ट कर लेंगे वाटर। तो दोनों को हमने सेपरेट कर लिया। और दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, एसीटोन और वाटर। मेन कॉन्सेप्ट था डिफरेंस इन बॉइलिंग। इवन एयर को भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको बताएंगे इसके बारे में, एयर को कैसे सेपरेट करते हैं। यहाँ अगर डिफरेंस इनका बहुत कम भी होगा तो भी हम सेपरेट कर सकते हैं। ग्लास बीड्स देने का कारण यही था, वो ग्लास बीड्स एनर्जी तो दोनों की जा रही थी, वो ग्लास बीड्स एनर्जी ले लेता है और गर्म हो जाता है, और जैसे ही वो एनर्जी ले लिया तो बेचारा वेपर ठंडा हो गया, और जब वेपर ठंडा हो गया तो कंडेंस हो जाएगा, फिर यहाँ से एनर्जी लिया, फिर वेपर जाएगा, और एक बार जो बीड्स गर्म हो चुका है उसको दोबारा उतनी एनर्जी थोड़ी चाहिए। ये प्रोसेस तो कंटिन्यूसली चल रहा है। और ये टेम्परेचर थर्मामीटर लगाने का कारण ये था कि ये बताएगा 78 डिग्री है, मतलब आपको एसीटोन मिल रहा है। जब 100 डिग्री हो गया तो आपको जो यहाँ लिक्विड मिल रहा है वो वाटर है। तो आपने सेपरेट कर लिया अल्कोहल और वाटर बिना कुछ मतलब बिना कुछ लॉस हुआ, ना ही वाटर का लॉस हुआ ना ही वेपर का लॉस हुआ। कंडेंसर क्या करता है, एक तरह का इस तरह का ऐसे करके ट्यूब है, इसमें से वेपर जा रहा था अंदर से, इसके चारों तरफ वाटर का जैकेट लगा रहता है, ऐसा मेटल का ऐसा कंटेनर है, उसमें से इधर से पानी जा रहा है। तो वो पानी क्या करेगा, ये तो गर्म होगा, कंटेनर भी गर्म होगा जिससे वेपर जा रही है, तो वो पानी इस कंटेनर को ठंडा करेगा, तो इसके अंदर वाले वेपर भी ठंडा हो जाएंगे, मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो गई तो वेपर से क्या बन जाएगा, लिक्विड। समझ गए, वेपर से लिक्विड बनाना तो उसकी एनर्जी निकालना पड़ता है, उसको ठंडा करना पड़ता है। गैस भी क्या है, गैस भी तो लिक्विड की मतलब गैस मतलब एयर के फॉर्म में है, उसको भी अगर ठंडा कर देंगे तो वो भी लिक्विड बन सकता है। उसके मॉलिक्यूल दूर दूर है, उसको कंप्रेस करके अगर कूल कर देंगे किसी भी तरह से तो वो भी लिक्विड बन सकता है, जो अभी हम लोग देखेंगे। एक छोटी सी चीज़ ध्यान से सुन लो, यहाँ पर वाटर और अल्कोहल का वेपर है, कुछ फ्रैक्शन वाटर के भी वेपर की है। जैसे ही ये ऊपर गया तो यहाँ के ग्लास बीड्स को हीट कर दिया ये वेपर, और जैसे ही ये ग्लास बीड हीट हो गया तो वो वेपर की एनर्जी कम हो गई, बेचारा वेपर नीचे आ गया। समझ गए, फिर वेपर यहाँ से एनर्जी लिया, अब जो ग्लास बीड पहले गर्म हो चुकी है वो फिर से थोड़ी एनर्जी लेगी, तो फिर ग्लास जो वेपर है वो ऊपर वाले को जा कर के हीट किया, ठीक। फिर वो बेचारे को ऊपर वाले को हीट कर दिया तो वो इसकी एनर्जी बेचारी के कम हो गए वेपर की, फिर वो नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से हीट लेगा, ऐसे करके कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ऊपर जाएंगे तो, मतलब देखा जाए तो। लेकिन यहाँ के टेम्परेचर ज़्यादा रहेगी, सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि नीचे है ना, सामने है, थोड़ा डिफरेंस रहेगा, टेम्परेचर का ग्रेडियंट रहेगा, यहाँ हाई टेम्परेचर रहेगा, यहाँ लो टेम्परेचर। क्योंकि 78 डिग्री में कौन हो जा रहा है बॉयल, अल्कोहल। तो जैसे ही ये 78 डिग्री हुआ ये ग्लास बीट, फिर नीचे जाएगा अल्कोहल और वाटर का वेपर जो भी है, फिर यहाँ से हीट लेकर के जैसे ही जाएगा तो उस समय तो 78 ये हो चुका है, इस समय वो दोनों मिक्सर, दोनों में से कोई नहीं, सिर्फ अल्कोहल यहाँ से निकल जाएगा और वाटर रह जाएगा। फिर वाटर को भी ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मोर वोलाटाइल होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट लेस होती है। जैसे एग्जांपल पेट्रोल,
पेट्रोल क्या है, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है। पेट्रोल को ऐसे छिड़क दोगे रोड में तो वो जल्दी उड़ जाएगा। पेट्रोल को किसी कंटेनर में लेकर के बॉईल करने की कोशिश मत करना, ठीक है, उसकी बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट होती है, वो बहुत वोलाटाइल होता है। तो मोर वोलाटाइल जल्दी बॉईल कर जाएगा, एग्जाम्पल पेट्रोल। लेस वोलाटाइल हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम एसीटोन और वाटर को भी सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम मेथड से, जैसा भी बताए, सेम, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो हम दोनों को अलग कर सकते हैं बहुत इजीली। हम चाहे तो सिर्फ 2 नहीं 3 मिसिबल, 2 मिक्सर और मोर मिसिबल बट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होनी चाहिए। हम चाहे तो 2-3 मिक्सचर है अगर मिसिबल लिक्विड का, जैसे वाटर है, एसीटोन है और अल्कोहल है, तीनों पानी में मिला हुआ है, हम जानते हैं तीनों की बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो हम तीनों को अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये पॉइंट आप याद रखना। पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल, ये डिस्टिलेशन आप जानते हो, क्रूड ऑयल से पेट्रोल जो बनता है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये क्रूड ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सारे ऑब्टेन होते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से हम एयर को भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, मतलब अलग अलग, जैसे एयर किससे बनता है, एयर में है क्या, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, हीलियम, नियोन, जेनोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत कम मात्रा में होती है, 0.05% में। सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन, इतना होता है 78.03, ऑक्सीजन 21, लगभग 21%, और आर्गन होता है 0.93%। हम चाहे तो इन एयर में से इन तीनों को अलग कर सकते हैं, अलग करने का प्रोसेस होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करना चाहते हो तो डिफरेंट होनी चाहिए बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ तीनों की डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट है, तीनों की डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है। सबसे पहले नाइट्रोजन, देखो वैल्यू में देखा जाए तो 196 डिग्री लिखा गया है, तो 196 ज़्यादा है, लेकिन आगे लिखा है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस का मतलब होता है, अब थोड़ा सा समझ लो, गैस जो होती है, एयर होती है, वो गैसियस फॉर्म में होती है। अगर आप उसको ठंडा करोगे, ध्यान से सुनना, अगर आप एयर को ठंडा कर रहे हो, एयर तो पहले गैसियस फॉर्म है, आपने उसको ठंडा किया, वो बन गया लिक्विड, तो कितना में वो, मतलब एक तरह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, देखा जाए तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे कम है, आगे नेगेटिव है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा ऑक्सीजन का। यानी ऑक्सीजन, एक एयर को अगर हम ठंडा करेंगे पहले, ठीक है, एक प्रोसेस होता है, कंप्रेस करना पड़ता है एयर को, है ना, कैसे कूल करते, इतना टेम्परेचर कैसे ऑब्टेन होता है, क्रायोजेनिक साइंस होती है इसके पीछे, है ना। जैसे आप शॉर्ट में समझ लो कि अगर गैसेस एयर है, एयर को पहले कंप्रेस करोगे, लेकिन एयर को कंप्रेस करने से पहले, ध्यान से सुनना, एयर को कंप्रेस करने से पहले एयर से डस्ट पार्टिकल्स को निकाल लेंगे, फिल्टर कर देंगे एयर को, फिर उसमें जो वाटर वेपर और CO2 है उसको हम हटा देंगे। वो मेथड बहुत सिंपल होता है, उसको हम हटा दिए, ठीक है, जो मैं आपको बताऊँगा वो मेथड कैसे, NCERT में दिया गया, ठीक है ना। तो हमने एयर में से 3 चीज़ निकाला, डस्ट पार्टिकल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, क्योंकि जब हम इसे, मतलब हम जब इसे यूज़ करेंगे तो ये जल्दी, मतलब सॉलिड बन जाता है। वाटर वेपर अब वो क्या, सॉलिडिफाइड हो जाएगा, चॉकिंग हो जाएगा, मतलब आपके फ्लो में जो लिक्विड रहेगा वो फ्लो नहीं कर पाएगा, ये सॉलिड बन गया, ये लिक्विड ही रहेगा उसी टेम्परेचर पे। सॉलिड कौन बन जाएगा, CO2 और H2O, लेकिन ये बेचारा पास, क्योंकि ठंडा के कारण जल्दी बन जाएगा, CO2 भी बन जाएगा सॉलिड। वाटर तो -0 डिग्री में ही, 0 डिग्री, -1 डिग्री में ही आइस बन जाता है। तो अगर वो रहा, ये तो 196 है, तो सोच लो वाटर का क्या हालत होगा, 196 डिग्री, -196 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का क्या हालत होगा। -1 डिग्री में तो आइस रहता है, समझ गया ना, इसलिए वाटर को और CO2 को हम निकाल लेते हैं। बात है कैसे करते हैं, एयर को कैसे हम लिक्विड बनाते हैं। एयर तो गैसेस फॉर्म में, ठंडा करना पड़ता है। ठंडा करने के लिए सबसे पहले करते हैं एयर को कंप्रेशन करने के बाद करते हैं कूल। तो जब उसको कंप्रेस करेंगे, बहुत के कंप्रेसर से एयर को कंप्रेस कर दिए, फिर उसको नैरो पाइप से उसको फ्लो करवाते हैं, पतली पतली नैरो पाइप, फ्रिज के पीछे होती है कैपिलरी पाइप, देखना, उस पाइप से वो एयर, जो कंप्रेस एयर है वो उससे फ्लो करेगी, फिर उसका सडन एक्सपेंशन करवा देते हैं। तो जब वो छोटे पाइप से, नैरो पाइप से पास होते हुए सडन एक्सपेंशन कराते हैं, इस प्रोसेस में वो लिक्विड बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाती है, और जब ठंडा हो गई तो अपनी फेस को चेंज कर लेगी। पहले एयर गैसेस था,
अब वो गैस लिक्विड बन चुका है। ठीक है, ये बात आप याद रखना, सडन एक्सपेंशन होता है ना। ठीक है, तो सडन एक्सपेंशन से जैसे आप इसका रियल लाइफ में एग्जांपल देख सकते हो, साइकिल की टायर से आप अचानक से हवा निकाल दो ऐसे, तो जहाँ से एयर सडन एक्सपेंशन हुई है वहाँ टच करना आपको ठंडा फील होगा, क्योंकि नेचर में जो एक्सपेंशन होता है वो धीरे धीरे नहीं हो रहा, वो अचानक से हो रहा है, तो वहाँ आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता है। कैपिलरी पाइप से ये फ्लो कर रहा था तीनों, और सडन एक्सपेंशन हुआ। फ्रीजर के अंदर होती है ना वो, जो अंदर फ्रीजर डेप्थ जो अंदर में होती है फ्रीजर के अंदर, वो उसके अंदर से रेफ्रिजरेंट पास होता है। इसके बारे में कभी और बताएंगे आपको कैसे वो काम करता है फ्रिज। ठीक है, तो आप जान लो, हमें लिक्विड एयर मिल गया, गैसियस फॉर्म में था, मतलब एयर के फॉर्म में था, लिक्विड एयर मिल गया। अब हमको लिक्विड तो मिल चुका है, अब उसको हम फ्रैक्शनेशन कॉलम होता है, जो इंडस्ट्री होती है बड़ी बड़ी, इसकी प्लांट होता है इसका, ऐसे थोड़ी घर में कर लेंगे, प्लांट होता है, उस लिक्विड एयर को उसमें हम भेजते हैं और वहाँ उसको गर्म करते हैं, वार्म अप करते हैं। तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो नीचे रह जाए, लिक्विड तो तीनों मिक्स फॉर्म में है, गर्म करना स्टार्ट किए। जो ज़्यादा वोलेटाइल है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो जल्दी वेपर बनेगा और निकलेगा वही सेम मेथड से। तो सबसे लास्ट में बच जाता है बेचारा ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। -183 मतलब सबसे ज़्यादा इसकी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। ये दोनों तो उड़ करके निकल गया अलग फ्रैक्शन में, 2 फ्रैक्शन में निकल गया, एक फ्रैक्शन में लास्ट में हम निकालते हैं ऑक्सीजन को। तो हम सेपरेट कर लेते हैं ऑक्सीजन को, आर्गन को और नाइट्रोजन का। हर जगह इसका यूज़ है, जानते ही हो, वेंटिलेशन में रहते हैं तो हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, स्टील का फॉर्मेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें इसका अलग अलग सिलेंडर के फॉर्म में उसको हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, चलो अभी हम एनसीईआरटी में वो डायग्राम बना करके आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे CO2 को निकाला जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो पहले।